नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मीन्स का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, आज उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना न भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम करा रहे हैं यह आपको केवीसी नैनो बुक से करा रहे हैं, जो कि भी नया बुक आया हुआ है। और दोस्तों, इससे पहले हम लोग प्लेटफॉर्म का 17 प्रैक्टिस सेट, उसके बाद प्रभात पब्लिकेशन का भी हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती या बदलता है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसकी आवृत्ति जो है वो आपको नहीं बदलती है। प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है, अतः इसके संचरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। और अपवर्तन में प्रकाश का तरंग दर और प्रकाश का वेग जो है वह बदलते हैं, जबकि आवृत्ति में नहीं बदलता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंफ्रारेड। इंफ्रारेड हीलिंग एक ऐसी थेरेपी है जो कि इंफ्रारेड लाइट का इस्तेमाल करती है, जिससे थर्मल रेडिएशन या हीट रेडिएशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका उपयोग मुख्य रूप से वैकल्पिक चिकित्सा में मांसपेशियों के दर्द को दूर करने में किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि डैश के प्रजनन संबंधी भाग जो है वह फूल में स्थित होते हैं। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंजियोस्पर्म्स जो है, एंजियोस्पर्म्स ऐसे पौधे वर्ग है जिनमें फूल पाए जाते हैं। और ये जिम्नोस्पर्म की तरह बीज उत्पन्न करते हैं, लेकिन ये इसके साथ ही फल भी उत्पन्न करते हैं जिनमें बीज होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि डैश के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको आयरन के प्रबल स्रोत है। पालक के हरे पत्ते आयरन के प्रबल स्रोत है और सबसे अधिक आयरन मेथी में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में आपको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओ वर्ग के। ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसी भी ग्रुप के व्यक्ति को रुधिर दे सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता ग्रुप कहा जाता है। और ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है, ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसी भी ग्रुप का रुधिर ले सकता है, इसलिए उसे सर्वग्राही ग्रुप कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संयोजकता से। संयोजकता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द वायलिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ है क्षमता। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है संयोजकता से। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक त्रिआधारीय अम्ल का अनुभार 176 है, तो इसका समतुल्य भार होगा। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 58.66। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि साधारण नमक जो हम हर दिन खाते हैं उसमें है
8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोडियम और क्लोराइड है। साधारण नमक में सोडियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है NaCl, जो इसका सूत्र है सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा। आपको सर्वाधिक भारी तत्व जो हो जाएगा वह पारा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अगर आपको आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु ओस्मियम मानी जाती है और इसका प्रयोग फाउंटेन पेन की नीब या ग्रामोफोन रिकॉर्ड के सुई की नोक बनाने में किया जाता है, और सबसे हल्की धातु जो है वह लिथियम है। इसमें गर्मी सोखने की भारी क्षमता होती है, यानी कि ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पारा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकालने वाली गैस है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेटेड गटर को सोडा वाटर कहते हैं, और इसमें मिनरल वाटर में सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम सल्फेट जैसे विघटन पदार्थ घुले रहते हैं, और इसे क्लब सोडा, सेल्टजर, स्पार्कलिंग वाटर या फिजी वाटर भी कहते हैं। और सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेजी से निकलती है, जिसके कारण तेज आवाज़ सुनाई देती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रति स्कंदक विषों के प्रति 20 प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन के। विटामिन के जो है वह आपको प्रति स्कंदन विषों के प्रति 20 प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कास्मिक किरणें। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह आपको आवेशित कण है। कास्मिक विकिरण में मुख्यतः धनावेशित प्रोटॉन होते हैं, और अल्प मात्रा में इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनों एवं गामा किरणें, फोटोन भी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कास्मिक किरणें आवेशित कण है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन के द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोटेशियम और सोडियम। सोडियम तथा पोटेशियम धातु बहुत ही क्रियाशील होती है, और यह दोनों हवा में मौजूद नमी के कारण तुरंत क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे पदार्थों का निर्माण करते हैं, और इसे बचाने के लिए इन्हें केरोसिन या पेट्रोल में रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि थर्मस फ्लास्क का रजित तल ऊष्मा के अंतरण को रोकता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनमें से सभी विकिरण, चालन और संवहन। थर्मस फ्लास्क की दीवारें शीशे की 2 परतों से बनी होती है, तथा दोनों दीवारों के बीच की हवा निकालकर वहां निर्वात उत्पन्न किया जाता है, और फ्लास्क को टीन के एक डिब्बे में कॉर्क के टुकड़ों के ऊपर रखकर चारों तरफ छोटे छोटे कॉर्क के टुकड़े लगा दिए जाते हैं। जब इस फ्लास्क में किसी गर्म या ठंडी वस्तु को रखा जाता है तो उस पर बाहरी किसी प्रभाव का असर नहीं होता है, यानी कि चालन, संवहन और विकिरण तीनों प्रकार से ऊष्मा का आना जाना रुक जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की, और इन्होंने संगठन की शुरुआत किया था, और वर्ष 1904 में वीडी सावरकर ने इसका नाम परिवर्तित कर अभिनव भारत समाज नामक क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित कर दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, पहले इसका नाम क्या था,
पहले इसका नाम मित्र मेला था और 4 में इसका नाम कर दिया था अभिनव भारत समाज। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कह रहा है कि सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको चौथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्वक टिप्पणियां की। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेरठ संयंत्र मुकदमा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में आपको कह रहा है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1526 ईस्वी में। बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है वह 21 अप्रैल 1526 को किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 में है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, जिसमें सम्राट है और उनका विरुद्ध है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक जो है, अशोक के प्रियदर्शन समुद्रगुप्त का हो जाएगा आपको पराक्रमांक और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त जो है वह हो जाएगा आपका कर्मादित्य, यानी कि इनका विरुद्ध, यानी कि इनका उपनाम जो है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इनको इस नाम से जाना जाता था, अशोक को प्रियदर्शन के नाम से, समुद्रगुप्त को पराक्रमांक के नाम से, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्जन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 में कह रहा है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह आपको सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे और शेख बहाउद्दीन जकारिया का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कोट कहरौर कस्बे में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यात्रा की। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और भारत में फाहियान मुख्य रूप से नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए आया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इल्तुतमिश ने। माफ़ कीजिएगा, 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन ने। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था, तो वह था बलबन। बलबन इल्तुतमिश का दास था और यह 1266 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। बलबन ने चहलगानी की समाप्ति की तथा राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि नाउ आर नेवर पैम्पलेट किसने लिखा। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रहमत अली। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि दीवान अर्ज विभाग संबंधित था। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको रक्षा विभाग से संबंधित था। और दीवान अर्ज आपको सल्तनत काल में आरिज मुमालिक के विभाग को दीवान अर्ज कहा जाता था और इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नान्यदेव। 11वीं सदी के अंत तक बिहार में पाल वंशों की सत्ता लगभग समाप्त हो चुकी थी और रामपाल के शासनकाल में तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय हुआ, जिसका संस्थापक नानदेव एक महान शासक था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28।
28 में आपको कह रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उदारवादी दल। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 में कह रहा है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त की विजय गाथा से प्रभावित होकर बीए स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद कुमारगुप्त प्रथम शासक बना जिसका कार्यकाल जो था 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक था और उसने दसपुर में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया तथा नालंदा में एक बिहार की स्थापना भी करवाई। आगे चलकर नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुआ। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण की किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस हिंदी के प्रसिद्ध लेखक के पत्रकार थे। उन्होंने चंपारण क्षेत्र में यूरोपीय बागान मालिकों के द्वारा किसानों के शोषण और उनकी दुर्दशा का प्रश्नांकित रचनाओं में मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि कलहन की पुस्तक का नाम क्या है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजतरंगिणी। कश्मीर के प्रसिद्ध संस्कृत कवि एवं इतिहासकार कलहन ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का तिथिवार व्यवस्थित उल्लेख किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जमींदारों के साथ। अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी प्रथा भी कहते हैं और सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने 5 वर्षीय बंदोबस्त चलाया और 1790 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय व्यवस्था को लागू किया और 1793 ईस्वी में इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में अस्थायी कर दिया गया और कालांतर में इसे उत्तर प्रदेश, बनारस से उत्तरी कर्नाटक में भी लागू किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। भारत में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1868 में राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाए थे और उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटेड रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय का अनुमान 20 रुपया लगाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पहले आपको कोलकाता, उसके बाद शिमला, उसके बाद पुणे और अंत में नई दिल्ली, यानी कि भारतीय मौसम विभाग की स्थापना जो हुआ था 1875 में की गई थी जिसका मुख्यालय कलकत्ता था और वर्ष 1905 में मुख्यालय शिमला स्थानांतरित कर दिया गया और वर्ष 1928 में पुणे और वर्ष 1944 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सागरीय यानी कि महासागर। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को वर्ष 1935 में सर्वप्रथम एजी टॉन्सले के द्वारा प्रस्तावित किया गया। इसके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना जैविक एवं अजैविक घटकों से होती है और सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र को अपनी रासायनिक संरचना के कारण सबसे स्थिर माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि
38 में कह रहा है कि धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एक पेरॉक्सीटाइल नाइट्रेट है और यह फोटोकेमिकल धुएं में मौजूद एक द्वितीयक प्रदूषक है जो आंखों में जलन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कड़ा कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक्स किरणें की। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 40 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित शैलक्रमों में कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोंडवाना क्रम। गोंडवाना कोयला 3 भूवैज्ञानिक शैल समूहों तथा करहर, बारिश, बराकर और रानीगंज से संबंधित है और भारत के 113 कोयला क्षेत्रों में से 80 निचले गोंडवाना काल से संबंध है और देश के 90% से अधिक कोयला भंडार और उत्पादन में गोंडवाना कोयला का योगदान है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेखहिया से सर्वाधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अधिकांश के सिर जो है वह पश्चिमी दिशा में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखहिया। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूती वस्त्र जो टेट्रोयट जो दे रहा है यह आपका सही सुमेलित नहीं है। कागज ओंटेरिया, रासायनिक टेक्सास और मोटर कार नागोया सही है। सूती वस्त्र उद्योग जो है टेट्रोड से संबंधित नहीं है बल्कि यह ओसाका कोवे से संबंधित है, यानी कि सूती वस्त्र हो जाएगा ओसाका कोवे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजघाट बांध जो है वह आपको बेतवा नदी पर बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजघाट बांध। राजघाट परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश के ललितापुर जिला के बेतवा नदी पर राजघाट के समीप 1079 किलोमीटर लंबा तथा 43.8 मीटर ऊंचा राजघाट बांध का निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में उद्योग है और उसका स्थान दिया हुआ है। यानी कि सूची 1 को और सूची 2 से मिलान करना है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कागज जो हो जाएगा वह आपको टीटागढ़ और सीमेंट जो हो जाएगा लखेरी, लोहा और इस्पात जो हो जाएगा वह आपको भिलाई हो जाएगा और आपको खनिज तेल शोधशाला जो हो जाएगा वह अम्बाला मुकुल हो जाएगा, यानी कि 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरसों जो है यह आपको खरीफ फसल नहीं है। कपास, मूंगफली और मक्का खरीफ की फसल है, सरसों जो है यह आपको रबी फसल है। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति क्या है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भील। अभी वर्तमान में आपको भील जनजाति जो है वो सबसे बड़ी जनजाति हो गई है और गोंड जो था इसके पहले आपको गोंड जनजाति था, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको आप लोग एक बार अपने से भी चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कड़ा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जापान। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का खेतरी खान सिंधु घाटी सभ्यता काल से ही तांबा उत्खनन का प्रमुख क्षेत्र रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका
राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यरलुंग जंगबो नदी के नाम से जानी जाती है और इसे तिब्बत में सांगपो भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में आपको कह रहा है कि अरब सागर के पानी का औसत खारापन है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 25 पीपीटी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में प्राकृतिक आपदाओं को सूची 2 से संदर्भित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। प्राकृतिक आपदाएं है और प्रदेश दिया हुआ है, यानी कि 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि आपको बाढ़ जो है वो आपको उत्तर प्रदेश तथा बिहार का मैदान हो जाएगा। भूकंप जो है वो आपको हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र, उसके बाद सूखा यानी कि मध्य पूर्वी भारत, और चक्रवात जो है वह झारखंड और तथा उत्तरी उड़ीसा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। यानी कि 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 53 में आपको कह रहा है कि कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह आपको छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 54 में कह रहा है कि माउंट एटना है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह एक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेल जो है यह एक सुगंधित तलचट्टी चट्टान है जो कि गाद और मिट्टी के आकार के खनिज कणों के संयोजन से बने होते हैं, जिन्हें हम आमतौर पर कीचड़ कहते हैं। और इस संरचना में तलचट्टी चट्टानों की एक श्रेणी में ढलान होती है जिसे मडस्टोन कहा जाता है। और सेल जो है अन्य कलियों से अलग है क्योंकि यह प्यूसियस और टुकड़े टुकड़े में होता है, यानी कि सेल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको आग्नेय चट्टान नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताना है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए थे और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। और इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी जब सदस्यों के द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वह सरकारिया आयोग का सदस्य था। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर SR सेन जो है यह आपको सरकारिया आयोग के सदस्य थे। सरकारिया आयोग का गठन जो हुआ था वह आपको जून 1983 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग है एक। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह एक आपको संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसका उपबंध संविधान के भाग 9 तथा भाग 9 के क में अनुच्छेद 243 के झ में पंचायतों के संबंध में तथा 243 के म नगर निकाय के संबंध में किया गया है। और राज्य वित्त आयोग राज्य तथा स्थानीय निकायों के बीच संपत्ति बंटवारे के संबंध में सुझाव प्रेषित करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाए जाने पर उसे स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी की जाती है और इस लेख के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय बंदीकरण करने वाले व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह बंदी किए गए व्यक्ति को सशरीर नियत स्थान तथा नियत समय पर उपस्थित करे और न्यायालय उस विवाद को सुनेगा यदि उसका बंदीकरण अवैध पाया गया हो। और यह आपको संविधान के अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है वह आपको संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि सरकारी आयोग, राजमनार आयोग और पुंछी आयोग जो है वह आपको संघ राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान का प्रारूप समिति के सदस्य थे? नीचे दिए गए कूट का चयन प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 3, यानी कि एन गोपाल स्वामी अयंकर और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अतिरिक्त एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अलावा के मुंशी, मोहम्मद सादुतुल्ला, डीपी खेतान और उनकी मृत्यु के बाद टी कृष्णमचारी और एन माधवराव सदस्य थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संविधान के द्वारा। भारत सरकार में महान्यवादी के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का है और आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का विशद वर्णन है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 में आपको कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सदस्यों को शपथ दिलाना। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व सदन के सामान्यतः सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है तथा स्पीकर के चुनाव तक सदन की अध्यक्षता करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में आपको कह रहा है कि मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव ने अक्षुण विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाले थे। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोरारजी देसाई। जनता पार्टी ने अपने 1977 के चुनाव घोषणा पत्र में सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने का उल्लेख किया और पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी और शैक्षणिक सेवाओं में 25 से 33% स्थान आरक्षित करने की बात कही। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में आपको कह रहा है कि हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए कूट से सही उत्तर को चुनना है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2, यानी कि हठ युग नादपंथियों के द्वारा अपनाया जाता था और हठ क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, यानी कि दोनों जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष सरकारीय आयोगी से केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तित की संतुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1987 में। सरकारीय आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देने के लिए जून 1983 में आपको रणजीत सिंह सरकारिया के नेतृत्व में भारत सरकार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68। कह रहा है कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंत्रिमंडल सचिव जो है वह आपको उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी है केंद्र सरकार में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 या 19 के 1 के अनुसार भारतीय झंडा संहिता 2002 ईस्वी के तहत उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अनुच्छेद 19 के 1 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में आपको कह रहा है कि राज्यसभा में होते हैं।
70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि निम्न शब्दों पर विचार करना है और सही शब्दों का विचारानुसार क्रम देना है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले हो जाएगा सार्वभौमिक, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष और अंत में आपको हो जाएगा प्रजातांत्रिक, यानी कि यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे बी होना चाहिए, यानी कि 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है और भारत के मूल संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। कह रहा है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 सदस्य को, और अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। कह रहा है कि भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक पुनरीक्षण। न्यायिक पुनरीक्षण पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। यह अनुच्छेद 13 के 2 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74। कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 85 के 2 के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76। कह रहा है कि नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको अल्पसंख्यक मामले किस मंत्रालय की परियोजना है, तो अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय की परियोजना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको 2008 में पारित हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहुफसलीय योजना। बहुफसलीय योजना को छोड़कर काश्तकारी सुधार, जमींदारी प्रथा उन्मूलन और भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण भारत में भूमि सुधार का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 79 में कह रहा है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रति व्यक्ति उत्पाद। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योग की समस्या नहीं है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हड़ताल एवं तालाबंदी जो है यह आपको लघु उद्योग की समस्या नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में आपको कह रहा है कि हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि WM एडम्स जो है आपको हरित विकास के लेखक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन आपको हो जाएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता यानी कि एकता व्यवस्था की नहीं है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर जो था 6 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों यह आपको KBC नैनो बुक से लेकर आए हुए थे।
दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।